सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश। आज हम बात करेंगे ज्ञान के बारे में। ज्ञान क्या है? नॉलेज क्या है? यह कितने प्रकार का होता है और इसकी प्रकृति क्या है? तो शुरुआत करते हैं ज्ञान और उसकी प्रकृति के बारे में। जब से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि के निर्माण के बाद अगर देखें तो बहुत सारे जो है थ्योरीज आती हैं सृष्टि के निर्माण में कैसे-कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन उसके बाद इवोल्यूशन या विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन के तक पहुंचते-पहुंचते काफी समय का हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि मनुष्य जो है धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता गया। जैसे पहले छोटे जीव, फिर बड़े जीव, फिर इसी तरह से। लेकिन क्या मनुष्य आज का मनुष्य जो पहले जो था, वो दोनों एक जैसे थे? क्या दोनों में ज्ञान सेम था? तो ये सारी चीज़ें जो है अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो विस्तृत बात होती है ज्ञान के बारे में। तो शुरुआत है कि ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? तो जैसा कि हमें पता है हम कुछ न कुछ काम करते रहते हैं और उस काम करने का तरीका हमें पता होता है और ये हम कोशिश करते हैं कि और अच्छे से अच्छा कैसा करें। तो इसका अर्थ है कि हमें पता है कि हमें काम कैसे करना है, तो उसका हमें ज्ञान है, उस कार्य को। तो ज्यों-ज्यों विकास आगे होता गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे नए-नए आविष्कार होते गए, तो ज्ञान, ये सब ज्ञान का परिणाम था और साथ-साथ में ज्ञान का भंडार भी बढ़ता गया। तो इस तरह से देखते हैं कि व्यक्ति जो है अपने इस जीवन में बड़े सूझबूझ के साथ काम करता है, वह सूझबूझ उसके ज्ञान को ही प्रकट करता है कि वह किस तरह से क्या करता है। तो अगर आगे बात करें, तो ज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति जो है नए कार्यों को करता है, नई चीजें सीखता है और कौन काम करने योग्य है, कौन नहीं करने योग्य है, इसका ज्ञान प्राप्त करता है। कठिन काम को कैसे सरल किया जाए, जिस काम में ज्यादा समय लग रहा है, उस काम को कैसे-कैसे जल्दी-जल्दी किया जाए। मशीनों का आविष्कार, ये हमें पता है। मशीन किसे कहते हैं? जो हमारे कार्य को आसानी से और कम समय में करते हैं। ज्ञान के कारण ही है। तो इसका अर्थ है तो कि ज्ञान जो है एक हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है, कार्य करने के लिए तरीका प्रदान करता है और कौन-सा काम किस समय में कैसे करना है, यह भी बताता है। अगर हम प्लूटो की बात करें, तो यहाँ पर ये प्लूटो की जो है, प्लूटो के अनुसार विचार ये विचार नहीं, विचारों की दैवी व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। प्लूटो की परिभाषा के अनुसार विद्वानों ने ज्ञान को मात्र अनुभव तक ही सीमित नहीं माना, क्योंकि अनुभव में कई संदेह, अस्पष्टता और अनिश्चितता रहती है। तो इसलिए जो है, यदि हम ज्ञान करें, तो ज्ञान की बात करें तो ज्ञान का मतलब यही है कि हमें किस काम को कैसे करना है और वह काम कितने समय में होगा, उसको करने के और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, समाज में हमारा व्यवहार कैसा होगा, किस तरह से हम अपने व्यवहारों को जो है आगे मानेंगे, ये सारी चीजें हमारे इस ज्ञान को दर्शाती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि ज्ञान के बारे में कि ज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति को भी जानना, ठीक है ना? कि ज्ञान की प्रकृति कैसी है और यह ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो
आगे अगर बात करें तो उसके बाद जो है ज्ञान की परिभाषा और प्रकृति में जाएंगे हम। ठीक है, कि ज्ञान की परिभाषा क्या होगी, ज्ञान की प्रकृति क्या होगी, तो ये सब जो है यहाँ पर हम जो है देखेंगे कि अब बात आती है तो प्लूटो की हमने बात कर ली है। प्लूटो के बाद अब यदि ज्ञान को दूसरे शब्दों में कहें तो इसे नॉलेज भी कहते हैं। हाँ, अवबोध करना, अनुभव करना, ठीक है, ये सब जो है वास्तविकता धारण करना, ये सब ज्ञान के अंतर्गत ही आएंगे। अर्थात जब हम किसी चीज को, सामग्री को देखते हैं तो उसके बाद उसका हमें ज्ञान हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि ये मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल कहते हैं हमारे उसकी आकृति कैसा है, क्या है, किस काम आता है, ये सब जो है हमें पता लग जाता है। ये सब जो है ज्ञान के रूप में है। सैद्धांतिक ज्ञान हमें पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त होता है। किससे? बुक से। ठीक है, यदि हम जो है पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं वहां से हमें सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त हो। और ये जरूरी नहीं जितना हमने पढ़ा है सबका सब हमें जो है हमारी मेमोरी में जो है रिटेंशन हो जाए, उस सबको हम याद कर पाए। और ये भी आवश्यक नहीं कि एक बार जो हमने याद कर लिया वो चिरस्थायी हो जाए, पूरे समय के लिए रह जाए। लेकिन जिस ज्ञान का प्रयोग हम बार बार करते जाते हैं वह हमारी बुद्धि में, वह हमारे मस्तिष्क में हमेशा रहता है। और जिस ज्ञान का हम प्रयोग नहीं करते हैं तो समय के गुजरने पर हम उसको भी भूलते जाते हैं। तो एक तो सैद्धांतिक ज्ञान जो पास्ट, दूसरा है अनुभवजन्य ज्ञान जो अनुभव के आधार पर मिलता है। ठीक है, जिसे हम अपने आत्मज्ञान द्वारा समझते हैं, जानते हैं, और उन्हीं अनुभवों के द्वारा हम सदैव आगे जीवन से संबंधित कार्य को करते हैं। और इस तरह से हम प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान भी करते हैं, की बात करते हैं। पहले हमने बात की किसकी? सैद्धांतिक ज्ञान और अनुभवजन्य ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान वह है जो पुस्तकों से प्राप्त होता है। अनुभवजन्य ज्ञान वह है जो हमें हमारे अनुभवों से प्राप्त होता है। यदि हम प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात करें कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, परोक्ष ज्ञान क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में ज्ञान को ब्रह्म सत्य माना गया है। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रयास है, और प्रयास से कोई आवश्यक नहीं कि उसे ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान आंतरिक मन में जो वैचारिक प्राकट्य है वही ज्ञान है। यदि हम केवल एजुकेशन की बात करें कि जो शिक्षित है उसी के पास ज्ञान है, तो ऐसा ये, ठीक है, इसको ये जो है ये कोई पूरा सत्य नहीं है। इसको बिल्कुल कदापि ना माने कि जो जो पढ़ा लिखा है जो पूरा जो है वो है तो उसको पूरा जो है ज्ञान ही है वो जो है। ठीक है, बुकिश नॉलेज हो सकता है, आत्मज्ञान जरूरी नहीं है। यदि हम कबीर दास की बात करें, रैदास की बात करें, सूरदास, मीराबाई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने ज्ञान हमेशा अंतर ज्ञान से या अपने आंतरिक ज्ञान से सबको अपने आप ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान बांटा। ठीक है, कबीर दास के बारे में तो कहते हैं, मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि कबीर दास जी ने कभी न स्याही को पकड़ा, स्याही को लिया, और नहीं कभी जो उनने पेन पकड़ा। लेकिन साखी, शबद, रमणी, ये कबीर दास की जो है लेखन में आते हैं। ये सब उनके अंतर्ज्ञान का कारण था। लेकिन प्राचीन काल की बात करें हम तो वैदिक युग में जो है प्रत्येक विद्यार्थी मूलभूत आध्यात्मिक प्रश्नों को स्वयं से पूछे और इनके उत्तर स्वयं खोजने का प्रयास करे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वैदिक काल में था, वैदिक काल में सबसे पहले अपने आप को जानना। तो आज के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थी के लिए यही है, विद्यार्थी नहीं हर व्यक्ति के लिए, ठीक है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कि मैं कौन हूं, हु एम आई।
उसको खोजने की कोशिश करें। क्या मैं केवल एक प्राणी हूं? क्या मैं एक आत्मा हूं? क्या मैं एक जीव हूं? दूसरा, मैं कहां से आया हूं? ठीक है। अगर हम जो ज्ञानवान व्यक्ति नहीं है उससे कहें मैं कहां से आया हूं, तो उसका जवाब अलग होगा। जो ज्ञानी पुरुष है उनका जो है अलग जवाब होगा। तीसरा प्रश्न है मैं कहां जाऊंगा? मनुष्य में यह सब ज्ञान से ही प्राप्त होती है, ये सारी चीजें। तो इसलिए ज्ञान के दो पक्ष हैं, एक है आपका प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा है परोक्ष ज्ञान। यदि हम प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करें तो प्रत्यक्ष ज्ञान मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव के द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव के द्वारा। और दूसरा परोक्ष ज्ञान हमें दूसरों से कथनों या पुस्तकों द्वारा प्राप्त होता है, बुक्स इत्यादि की रीडिंग के फलस्वरूप या वैसे। शिक्षा में दोनों प्रकार के ज्ञान का महत्व है। यदि हम एजुकेशन की बात करें, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नॉलेज दोनों ही आवश्यक हैं। इस प्रकार से हम ज्ञान अनुभव तथा तर्क चिंतन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक। तो यदि हम ज्ञान की बात करें तो बहुत सारे हमारे पास परिभाषाएं आती हैं। इन सारी परिभाषाओं में मैं अभी नहीं जा रहा हूं। और यदि हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान में जहां पर जो है दर्शन शास्त्र या फिलोसफी के अंदर जो है यह आता हमेशा एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। जब भी कभी आए कि ज्ञान मीमांसा, तो आप हमेशा सोचिए कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज के बारे में। ठीक है। तो अब बारी आती है ज्ञान की प्रकृति। जो नॉलेज है उसका नेचर क्या है? ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है कि ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसलिए हमें ज्ञान की विशेषताओं को जानना आवश्यक है। और ये जो है, ये विशेषताएं क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक बारी में आपको याद भी हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। ज्ञान में शक्ति है, ताकत है। ठीक है, द नॉलेज इज मोर पावरफुल देन मेयर स्ट्रेंथ। कहते हैं ना, अक्ल बड़ी या भैंस। तो इसलिए यहां पर जो है ज्ञान में शक्ति है, ताकत है। दूसरा, ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता, ये आगे चलता रहता है। ठीक, ज्यों ज्यों विकास हुआ उस हिसाब से जो है ज्ञान बढ़ता रहा, उसके आधार पर नए नए आविष्कार होते गए। यदि सबसे पहले की बात करें तो लोग जो है लकड़ी के पहिए बना करके हाथ से खींचने वाली लकड़ी की गाड़ी बना दिया करते थे। जो ही पहिए का आविष्कार हुआ तो उसके बाद फ्यूल का भी आविष्कार हो गया, जैसे कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और अब जो है नेचुरल गैसेस, ये सारा जो है। तो इसलिए कभी समाप्त नहीं होता, ये आगे चलता रहता है। ज्ञान जो है कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। चौथा, ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज्यादा पाने की इच्छा करता है। और ये फैक्ट भी है। एक बार यदि आप किसी चीज के पीछे पड़ गए ना कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, और आपको नॉलेज होता गया, तो आप उसके पीछे और जो है पाने की इच्छा करते जाएंगे। ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का ही आधार है। ज्ञान क्रमबद्ध बढ़ता रहता है, एकदम अचानक से नहीं मिल जाता। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। ज्ञान सुनिश्चित है, तथ्य तथा मूल्य के आधार पर माने जाते हैं। ज्ञान शब्दों के अर्थ, शर्तें, विचार ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। सूचना ज्ञान का स्रोत है। सूचना और ज्ञान दोनों सेम नहीं है, दोनों समान नहीं है। सूचना ज्ञान का स्रोत है। धर्म की भांति ज्ञान को जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। ज्ञान की अमूर्त प्रकृति, मतलब ज्ञान दो विचारों के बीच न्याय संगत सच्चाई या समझौता है। यह विशेषता ज्ञान की अमूर्त प्रकृति है।
ज्ञान की सामाजिक प्रकृति। ज्ञान सामाजिक रूप से साझा की गई समझ है, क्योंकि यह समाज के सामुदायिक सदस्यों के सामूहिक लक्ष्य के माध्यम से विकसित किया गया है। व्यक्तियों को अपने अनुभव से बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, साथ ही वे अपने साथी मनुष्य के साथ मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसलिए ज्ञान की प्रकृति सामाजिक है। इसीलिए कहते हैं कि अपने दोस्तों को बनाइए तो अच्छे दोस्तों को बनाइए, अच्छे दोस्तों को बनाओगे तो उनसे अच्छा ज्ञान मिलेगा। ठीक, ये हमेशा याद रखें। जैसी संगति बैठेंगे वैसा ही ज्ञान मिलेगा, इसलिए हमेशा संगति अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारे पास अच्छी संगति नहीं है तो हम जो है बुक्स को अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं, उनको पढ़ करके अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। अगला पॉइंट है ज्ञान संचयी है। ठीक है, यह संरक्षित है, बढ़ती जाती है। ठीक, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जो ट्रांसफर होती है तो जो अधूरा ज्ञान होता है वो पूरा धीरे धीरे पूरा होता जाता है। ज्ञान न केवल जोड़कर बल्कि पहले से मौजूद ज्ञान को सुधारने की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। ठीक, थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड आपने लर्निंग में सीखा होगा, जो है अगर पढ़ा होगा तो। इसीलिए जो है कोई चीज जो है पूर्ण नहीं है, लेकिन ज्ञान भी पूर्ण नहीं है, तो वो आगे जो है निरंतर चलता रहता, वह उस संचयी प्रवृत्ति है इसकी। ज्ञान सीमित और सीमा से परे दोनों है। यह सीमित नहीं है और सीमा से इसकी कोई लिमिट नहीं है, और हर तरह का ज्ञान अलग अलग है। ठीक, ज्ञान प्रेक्षक है। क्या है? प्रेक्षक। ज्ञान केवल बाह्य उद्देश्यों की वास्तविकता की व्याख्या नहीं करता, यह अनुभव द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर वास्तविकता को तैयार करता है। ठीक है ना? यह केवल चरित्र में व्याख्यात्मक नहीं है, केवल व्याख्या नहीं करता, बल्कि यह चरित्र और प्रकृति में निर्वचनात्मक है। इसकी एक सामाजिक संदर्भ में विवेचना की जाती है। तो ज्ञान की निर्वचनात्मकता का यह अंतर्निहित चरित्र इसे केवल अवधारणात्मक के बजाय प्रेक्षक बनाता है। ठीक, ज्ञान ज्ञानदाताओं में दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य विकसित करता है। तो इस तरह से ये ज्ञान के कुछ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके बारे में थोड़ा हमने डिस्कस किया था। हालांकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ज्ञान के प्रकार अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन पहले हमने जो दो किए थे, एक सैद्धांतिक, दूसरा अनुभवजन्य एक तरीका, और जो दूसरा तरीका था प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब हम यहाँ पर फिर बात कर रहे हैं ज्ञान के प्रकार में। आगमनात्मक ज्ञान हम अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से तथा निरीक्षण के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे समक्ष घटित होती है, घटना के आधार पर प्राप्त करते हैं। इसमें अलौकिक सत्ता का कोई स्थान नहीं है। आगमनात्मक ज्ञान, ठीक है, इंडक्टिव नॉलेज से कहते हैं। तो ये एक तरीके से जो आपका इंपेरिकल नॉलेज है। तो इसमें जो है आपका प्रयोग मूलक ज्ञान है। प्रयोजनवादी मानते हैं कि ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है। हम विधियों का प्रयोग करके तथा किसी भी तथ्य को प्रयोग द्वारा समझते हैं, वो आत्मसात करते हैं। और दूसरा है आपका प्रागनुभव ज्ञान। स्वयं प्रत्यक्ष की भांति ज्ञान को समझा जाता है। जैसे गणित का ज्ञान प्रागनुभव है, ज्ञान है, जो कि सत्य है। वह अनुभव सत्य के आधार पर होते हैं तथा स्वयं में स्पष्ट और निश्चित ज्ञान प्रागनुभव होता है। यदि हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान आत्मा का गुण है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि ज्ञान आत्मा का गुण है। आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान एवं ज्ञानी भिन्न भी माने गए हैं, अभिन्न भी माने गए हैं। यह ज्ञान मुख्यतया जैन धर्म के हिसाब से 5 भागों में बटा हुआ है। पहला आपका मति ज्ञान, मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाले अर्थ का ज्ञान, मन और इंद्रियों के द्वारा। ठीक, दूसरा श्रुत ज्ञान, मन एवं इंद्रियों के द्वारा हुए अर्थ ज्ञान का वाचार्थ ज्ञान, मतलब बोलने के लिए, यानी पहले के ज्ञान की विशद व्याख्या, अर्थ कहने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। सुनने से, शास्त्र, ग्रंथ, शब्द, अक्षरों के द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान में समाविष्ट किया गया है। अगला है आपका अवधि ज्ञान।
मन एवं इंद्रियों की सहाय के बगैर आत्मा शक्ति से अमुक नियत मर्यादा सीमा तक के मूर्त पदार्थों की जानकारी देने वाला ज्ञान, अवधि ज्ञान। अगला है हमारा पर्य मन पर्यवज्ञान। मन और इंद्रियों के अवलंबन बिना ही आत्मशक्ति से अमुक सीमित मर्यादा में जीवात्मा के मन के विविध भावों को जानना, उसका नाम है मन पर्यवज्ञान। अगला है आपका केवल ज्ञान। ये आपने खूब सुना होगा। एकदम शुद्ध, संपूर्ण एवं अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान। इस पर कोई आवरण नहीं होता। मन एवं इंद्रियों की सहाय के बगैर तीनों लोक के तमाम मूर्त अमूर्त पदार्थों को एवं मनोभावों को यथावत जानने वाला ज्ञान, ऐसे ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ज्ञानावरणी कर्म जब संपूर्णतया नष्ट हो जाता है तब यह ज्ञान प्रकट होता है। अर्थात जब हम भौतिकवादी संसार की से अपने मन को हटा लेते हैं विषय वस्तु से, तो उसके बाद केवल ज्ञान का प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं। वे कौन से सोर्स हैं जिन्हें हमें नॉलेज प्राप्त होता है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो सदैव हम ज्ञान को एक दूसरे को देखकर, उनकी बातों को सुनकर प्राप्त करते हैं। कभी भी हम स्वयं अपने ज्ञान से परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं। हम मनुष्य जीवन में सदैव एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। तो सीखने के लिए जो स्रोत हैं, उन स्रोत में सबसे पहले है प्रकृति, नेचर। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि प्रकृति, नेचर इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान का प्रथम स्रोत प्रकृति है। प्रकृति से जो है व्यक्ति बहुत कुछ सीख जाता है। और कब से सीखता है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक सीखता रहता है। और यहाँ तक हमारे दर्शनों में तो यहाँ तक है कि माँ के गर्भ में भी बच्चा सीखता है। अभिमन्यु इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसने चक्रव्यूह में घुसना अपनी माँ के गर्भ में सीखा था। तो बाहर हम जाते हैं, पक्षी का चहचहाना, सूर्य का निकलना, ऋतुओं का बदलना, मौसम, ये सारा ज्ञान हमें जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकृति से मिलते हैं। इसलिए प्रकृति जो है ज्ञान का पहला स्रोत है। दूसरा है किताबें, बुक्स, स्क्रिप्चर्स। ठीक है, किताबें ज्ञान का प्रमुख स्रोत, कि प्राचीन में काल में क्या था, कैसा था, क्या कैसे होता था, और आज का समय क्या है, अब क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं हैं, ये सारी जानकारी हम जो है पुस्तक ज्ञान से प्राप्त करते हैं। और पुस्तक ज्ञान के लिए आजकल एक नया ऑप्शन आया है जिसे ऑनलाइन लर्निंग भी कहते हैं, ई लर्निंग भी कहते हैं। अगला स्रोत है इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अर्थात शारीरिक अंग जो कि मनुष्य को उसकी जीवितता का आभास कराते हैं, वह सदैव उन्हीं के द्वारा अनुभव करता जाता है और संवेदना जागृत करता जाता है। यह संवेदना ही ज्ञान प्रदान करती है। अनुभव के आधार पर वह प्रत्येक व्यक्ति अपनी कार्यशैली प्रशिक्षीकरण करता है। जैसे कोई चीज जो है गर्म रखी है, उसको जो है कोई बर्तन गर्म है, उसमें हम हाथ लगाते हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारी जो त्वचा है, स्किन है, यह हमारी सेंस ऑर्गन्स जो है ज्ञानेंद्रियों में एक है, हमें पता लग जाता है। अगला है साक्ष्य। साक्ष्य के द्वारा हम दूसरों के अनुभवों एवं आधारित ज्ञान को मानते हैं, जो हम अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। साक्ष्य में व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता, दूसरों के निरीक्षण पर ही तथ्यों का ज्ञान लेता है। तो उसके बाद अगला है तर्क बुद्धि, क्योंकि अगर हम तर्क कर रहे हैं तो उस तर्क के आधार पर ही जो ज्ञान प्राप्त होगा वह तर्क बुद्धि ज्ञान होगा, एक स्रोत होगा। अगला है अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन। इसका तात्पर्य किसी तथ्य को पा जाना। इसके लिए किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं होती है, हमारा उस ज्ञान में पूर्ण विश्वास हो जाता है। अंतः प्रज्ञा के बाद आता अंतर्दृष्टि द्वारा ज्ञान। ठीक है, यह ज्ञान प्रतिभाशाली लोगों को अकस्मात कुछ बोध होकर प्राप्त होता है। जैसे महात्मा बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है सोर्स जो है अनुकरणीय ज्ञान, जो अनुकरण करने से प्राप्त होता है।
अगला है हमारा जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जब तक हम में जानने की इच्छा नहीं होगी तब तक हम जो है ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिज्ञासा भी जो है ज्ञान को प्राप्त करने का एक स्रोत है। इसके बाद अगला है अभ्यास। अभ्यासेन तो विद्या, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसलिए अभ्यास भी जो है ज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि जो जो हम अभ्यास करते जाते हैं, अपने कार्य में प्रवीण हो जाते हैं, उसका ज्ञान हमें निरंतर होता जाता है। अगला है संवाद। संवाद के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो संवाद ज्ञान को प्रसारित तथा बढ़ाने का एक माध्यम है, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसको हम आत्मसात करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है कोटेशन होते हैं, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, ठीक है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सब जो है संवाद के कुछ वो है जो है। अगला और लास्ट में हम जाते हैं ज्ञान और सूचना का अंतर। ठीक है, सूचना और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, दोनों में जो है अंतर है। ज्ञान में सूचना शामिल हो सकती है, लेकिन सभी तरह की सूचनाओं को ज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने अनुभव, सूझ व समझ का इस्तेमाल करके कैसे चीजों की व्याख्या, विश्लेषण करता है और कैसे अपने समझ का निर्माण करता है। ज्ञान का अस्तित्व लंबे समय के लिए होता है। ज्ञान की एक संरचना होती है, यह सुसंगत और सार्वभौमिक होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम करें, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स। अब किसे कहते हैं ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण, तो ये केवल सूचना है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण क्या है और ये कैसे होता है, क्या इसका वो है, तो उसका ज्ञान है। ठीक, तो इस तरह से ज्ञान और सूचना दोनों में अंतर है। आज के लिए जो है इतना बहुत है, तो मैं थैंक यू बोलूंगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक्स अ लॉट। ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर के लिए इस साल का फर्स्ट पेपर का थोड़ा सा ज्ञान के बारे में एक टॉपिक था। थैंक यू।